हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आप सभी के लिए बेटा मैं आज लेके आई हुई हूँ कि आरआरबी फार्मासिस्ट 2026 एग्जामिनेशंस जो आपका होने वाला है, इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आप सभी को बताऊंगी कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। कंप्लीट रोड मैप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल भी ये चीज मिस मत करना बेटा, एंड तक बने रहना वीडियो के। डन। चलिए, तो टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड, ईच एंड एवरी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, आप सभी को टारगेट रखना है कि हमें 85 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। तो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है बेटा, इसमें टारगेट अपने को रखना है कि 85 प्लस ही अचीव करना है अपने को। 85 90 तब जाके हम अपने मेन जो क्रैक करना है उस लेवल तक आ पाएंगे। करेक्ट। चलो जी, तो डोंट प्रिपेयर टू क्वालिफाई। अपना एक एम रखो कि सिर्फ हमें क्वालिफाई ही नहीं करना है, प्रिपेयर करना है फॉर रैंक। रैंक के लिए प्रिपेयर करना। तो क्वालिफिकेशन जो आपको रिक्वायर्ड मांगा गया है इस बार आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो बी फार्मा के बच्चे एंड फार्म डी वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं मेहनत करनी है, रैंक के लिए हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं कि 70% ऑफ द पेपर बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं, लेकिन 70% पेपर अगर आप देखोगे तो वो आपके ऑलरेडी पूछे गए जो प्रीवियसली, अगर आप 70% आपका फार्मेसी का रहता है और 30 जो रहता है बेटा वो रहता है नॉन फार्मा सेगमेंट का। अब इसमें 70% में से अगर आप देखते हो तो ये आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज में जो पूछे गए हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनते हैं और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको नए क्वेश्चंस के देखने को मिलते हैं। करेक्ट। तो कैंडिडेट विद स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, कैंडिडेट विद रेगुलर रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस, और उसके बाद आपके हाईएस्ट चांस बन जाते हैं सिलेक्शन के। तो अगर आप चाहते हो इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना, तो इसी सीक्वेंस में क्या आप आगे बढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता देना बेटा कि क्या सीक्वेंस आपका यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम का एक बार पैटर्न फटाफट से समझ लेते हैं और उसके बाद उसी तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। करेक्ट। तो आपका फार्मेसी का 70 मार्क्स का आ गया, एंड देन नॉन फार्मा 30 मार्क्स का होता है, जिसमें नॉन फार्मा में जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, अरिथमेटिक, रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। करेक्ट है। तो टोटल तो हो गए अपने, टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस आपके 90 मिनट में करने होते हैं। तो ये गेम चेंजर क्या है? 90 मिनट स्पीड का गेम है बेटा। स्पीड उन्हीं का मेंटेन रहेगा, स्पीड वही अच्छा रख सकते हैं जिन्होंने कई बार रिवीजन किया होगा। जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है बेटा, तो आप एक क्वेश्चन पे क्या करोगे? रुक जाओगे, रुकोगे, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन छूटेगा और वहीं पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि स्पीड का गेम है बेटा। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 1 मार्क आपको ईच क्वेश्चन करेक्ट होने पे मिलेगा, और वहीं पे अगर आप नेगेटिव कर देते हो तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें, देखो बेटा 2026 का जो मई का पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस करते हुए अगर हम चले तो आपको थोड़ा सा समझने में भी इजी हो जाएगा, सारी चीजों को स्ट्रैटेजी बनाना भी इजी हो जाएगा। तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 40% के अराउंड इनका परसेंटेज गया हुआ था। ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो 30% के अराउंड इनका परसेंटेज गया था। वहीं पे एससी कैटेगरी के लिए 30%, एंड देन शेड्यूल्ड ट्राइब और एसटी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 25%। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर और इन सब में आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान देंगे क्या है। तो जनरल कट ऑफ ट्रेंड जो अगर हम देखें तो जनरल कट ऑफ ट्रेंड में हमने ये देखा कि यूआर और जनरल कैटेगरीज जो है आपके, यूआर कैटेगरीज की बात करें तो रेंज आपका 65 से लेके 80 प्लस जा रहा है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 65 से लेके 80 प्लस आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों? कुछ रीजंस में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट लगाया गया था, कई बच्चे इस पे कंफ्यूज भी हो रहे थे। तो मुंबई है, कोलकाता, भुवनेश्वर, इन रीजंस में अगर आप देखोगे तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। राइट।
तो इसी वजह से रेंज 65 से लेके 80 प्लस रखा गया। जहां पे इजी पेपर था तो ऑब्वियसली वहां पे हाई कट ऑफ जाएगी, करेक्ट। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में बेटा 3 to 5 मार्क्स आपका लोअर कर दो, इसी में से 3 से 5 मार्क्स जो है आपके कम कर दीजिए ओबीसी वाले का टारगेट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि अपने को 85 प्लस टारगेट लेके ही चलना है यहाँ पे। एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 48 से लेके 65 मार्क्स आपका इनके बीच में अगर देखा जाए तो कट ऑफ रेंज 2026 मई के पेपर के अकॉर्डिंग ये देखा गया था, करेक्ट। पोस्ट नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया गया और उसके बेसिस पे कि कौन से रीजन में आपका पेपर का लेवल टफ आया था, कौन से बेसिस पे अगर देखा जाए रीजन में पेपर का लेवल इजी आया था, उसके बिहाफ पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का थ्योरी लगाया एंड देन आपके कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं। चलो टारगेट स्टोर, अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी है इस पे हम बात करते हैं फॉर आरआरबी एग्जामिनेशन। तो आरआरबी के लिए बेटा देखो फार्मेसी जो फार्मा सेगमेंट रहने वाला है उसमें तो आपको 60 से लेके 65 क्वेश्चंस जो है ये करेक्ट करने ही करने, आपका टारगेट स्कोर ये रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कितने 70 मार्क्स का आता है, करेक्ट है, तो इसमें से 60 से लेके 65 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। जीके में अगर हम देखते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके करेक्ट जाएं, साइंस में 8 से 9, तो आप ध्यान रखना क्या आप नेगेटिव इतना ज्यादा तो नहीं कर रहे कि आप कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में गड़बड़ी इससे ज्यादा हो रहा है, तो संभल जाओ। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपका 8 से 9 नंबर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे इतना आ जाए, तो 84 से लेके 92 प्लस हम जनरली सोच रहे हैं। अब वो पेपर पे डिपेंड करता है बेटा कि पेपर अगर आपका इजी आ गया तो वेल एंड गुड, सबके लिए इजी होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेपर जब इजी आता है तो वो सबके लिए इजी आता है, टफ आता है तो वो सबके लिए ही टफ होता है, ठीक है। तो इजी है तब भी स्कोर करना चैलेंज है और टफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि टफ सबके लिए ही टफ था, उसमें स्कोर करना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी हासिल कर ली और क्वालिफाई कर लिया। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैम हमसे तो यही नहीं मैनेज हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास अभी मान के चल रहे हैं कि अगस्त का टाइम चल रहा है, अगस्त के बाद आपका अभी पेपर के लिए जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो 3 महीने 4 महीने हम ये टाइम मान के चल रहे हैं, जनरली 3 मंथ्स के अंदर ही पेपर करवा दिया जाता है। तो अभी फिलहाल अपने पास 4 मंथ का मंथ जो है वो है। तो मंथ 1 की बात करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस करो, सिलेबस को 1 महीने का प्रॉपर टाइम लीजिए और सिलेबस पूरा करना है आपको, ठीक है। देन सेकेंड मंथ में पीवाईक्यूज और टॉपिक टेस्ट। देखो मंथ 1 जब है तो कंप्लीट जब आप सिलेबस कर रहे होगे, साथ साथ में अगर आप चाहते हो तो वाईटी चैनल जो यूट्यूब चैनल है अपना पीडब्ल्यू फार्मा पे, यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, आप प्रैक्टिस करने के लिए सेशन को ज्वाइन कर लो, डन है। फिर उसके बाद मंथ 2 पे पीवाईक्यूज और टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मंथ 3 की बात करते हैं बेटा तो फुल रिवीजन, जो भी आपने यहाँ कंप्लीट सिलेबस किया एक बार फिर से सिलेबस कंप्लीट करना है पहला, ठीक है। तो फुल रिवीजन करोगे प्लस मॉक टेस्ट दो। अब आप पूछोगे मैम मॉक टेस्ट क्या होता है, तो मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन का रियल फील दिलाता है आपको कि एग्जाम में पैटर्न ऐसा होगा, इतना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और इतने ही टाइम ड्यूरेशन में हमें अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, कितना करेक्ट किया कितना इनकरेक्ट किया, सब कुछ एनालिसिस करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मंथ 4 की। अगर अपने को मंथ 4 का चांस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, हम बहुत लकी हैं भाई। तो इसके लिए आपको टोटली डेडिकेटेड जो देना है टाइम वो है मॉक टेस्ट पे, और इसके अलावा वीक टॉपिक जो आपके हैं उनको अब आप फिर से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। वीक टॉपिक्स के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप ये टाइम लो, करेक्ट। तो ये अपना टाइम टेबल स्ट्रैटेजी रहेगा, चाहे कोई जॉब कर रहा है या फिर चाहे आप डायरेक्टली आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने जॉब नहीं ज्वाइन कर रखा, आप सभी के लिए है ये स्ट्रैटेजी। डेली स्टडी प्लान, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टडी प्लान कितने आवर्स का रखा जाए। मैम देखो बेटा ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफी सारे लोग जॉब में भी हैं इस वक्त और काफी सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मास्टर्स के भी बच्चे हैं वो भी अप्लाई करते हैं, पीएचडी वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई करते हैं। तो दोनों चीजों को बैलेंस बना के आपको चलना है। तो जनरली लिखा गया है कि 6 से 8 घंटे का टाइम तो आपको देना ही देना है, ठीक है, 6 से 8 घंटे का टाइम। लेकिन अगर आपको जॉब के साथ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप 4 से 5 घंटे भी टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 4 से 5 घंटे
इम्पैक्टफुल आवर्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 से 5 घंटे में आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, देन उसके बाद 4-5 घंटे निकल गए। नहीं, वो बिल्कुल सॉलिड आवर्स होने चाहिए, इम्पैक्टफुल आवर्स होने चाहिए कि एक हथौड़ा मारा मतलब कि सारा अपना काम वहां पे कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। 4 to 5 ये आवर्स है। तो फार्मेसी कोर को आप 4 घंटे दे रहे हो, ठीक है। रिवीजन 1.5 घंटे हमने रिवीजन कर लिया। सपोज अगर हम 6 से 8 घंटे की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम कर लो। अगर 4 से 5 घंटे देना चाहते हो आप टाइम, तो यहाँ पे 1 घंटे कर लेना रिवीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो 6 से 8 अगर लिया है तो रिवीजन 1.5 घंटे का फिर से रिवीजन हमने किया। रीजनिंग प्लस मैथ्स 45 मिनट्स हमने ये टाइम दे दिया। रीजनिंग प्लस मैथ्स के लिए भी नॉन फार्मा को भी टाइम दो साथ के साथ, क्योंकि नॉन फार्मा हम छोड़ नहीं सकते। 70 नंबर यहाँ से आ रहा है जो कि मेजर पोर्शन है, और 30 नंबर वहां से। तो कई बार नॉन फार्मा के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं बेटा, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस साथ के साथ नॉन फार्मा भी करना है। तो टाइम दो थोड़ा, 45 मिनट्स 1 घंटे का टाइम आप दे दीजिए नॉन फार्मा को भी, रीजनिंग को, मैथ्स को थोड़ा टाइम देंगे। जीके, करंट अफेयर्स आधा घंटा टाइम डेली दो, 30 मिनट का टाइम आप दो जीके को। नेक्स्ट है बेटा मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज, अगर आप चाहते हो तो 1 घंटे का टाइम ये भी दे दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ना पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो पता चलती रहती है, एनालिसिस करते रहते हो कि कितनी गलती हुई, कहाँ पे हमने गलती करी, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर पाते हो। इसीलिए बेटा एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, राइट। अब आ जाओ थोड़ा सा मोटिवेशन वाली बातें कर लेते हैं भाई। तो एवरी चैप्टर यू कंप्लीट टुडे इज 1 स्टेप क्लोजर टू योर रेलवे फार्मासिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर। तो हमेशा ये याद रखो कि जब वो डे आएगा जब अपने को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वो उस डे को सोच के बेटा आपको मेहनत करनी है, पर डे मेहनत करनी है। जब तक अपने अंदर वो मोटिवेशन, वो जील नहीं रखोगे तो आप कहीं ना कहीं लेथार्जी आपके अंदर आता रहेगा, या फिर आप जस्ट लीव इट, कल पढ़ लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, ये वाली चीज आएगी। तो पर डे आपको अपने सामने कोई भी मोटिवेशनल लाइन लिख लो या वो एक सपना लिख लो जो आप चाहते हो, उसको पर डे जीना शुरू करो। और वो तभी पॉसिबल है बेटा जब आप मेहनत करोगे, करेक्ट। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको मेजरली फोकस करना है इन आरआरबी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं बेटा। तो फार्माकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपका फार्माकोलॉजी आता है। इसके बाद फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपका केमिस्ट्री सेगमेंट एंड देन फार्माकोग्नोसी सेगमेंट। तो यहाँ पे आरआरबी एग्जामिनेशन में फार्माकोग्नोसी सेगमेंट में से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, देन एनालिसिस की बात करते हैं बेटा, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सीक्वेंस आप सभी को इसी तरीके से रखना है, प्लान and then study and then practice, then revision and then finally 1000% success, correct। तो पहले प्लान करो एंड देन आज अपने को क्या पढ़ना है पूरे दिन में, वो हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे। देन पूरे दिन में हमने वो चीजें पढ़ी, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे सेम डे ही, और उसके बाद कोई 1 घंटे का टाइम रख लो या फिर नेक्स्ट डे रख लो, जो भी आपने आज पढ़ा उसको आप रिवाइज कर सको, करेक्ट। चलिए तो अपॉइंटमेंट लेटर डन है। अब आ जाओ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी में भी। तो अभी थोड़ी देर में आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछोगे मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि एएनएस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएनएस है, इन टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीवीएस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेंट्रल जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, कीमोथेरेपी, कंप्लीट कीमोथेरेपी, एम्स है, आरआरबी है, इन सब एग्जामिनेशन में कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, तो ये कंप्लीट कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको छोड़ के गलती से भी जाने की कोशिश मत कीजिएगा। एएनएस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बेसिक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है बेटा, एड्रिनर्जिक की बात करें, कॉलिनर्जिक की, एंटी कॉलिनर्जिक, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन से, स्पेशली डायबिटीज, थायराइड, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, इन सबको भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ ऑटोक्वाइट्स की बात करते हैं बेटा। तो ऑटोक्वाइट्स के जितने भी आपके ड्रग्स हैं इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अब आओ यहाँ पे एडीआर पे और इंटरैक्शन।
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह हम इनमें से कहीं ना कहीं एडीआर और इंटरैक्शन पढ़ रहे होते हैं। इनका एक स्पेसिफिकली चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ और उसको डेली रिवाइज करो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके होते हैं कि मेजर एडीआर क्या है। क्या है बेटा? मेजर एडीआर, राइट। और ड्रग इंटरैक्शन, फूड विद ड्रग इंटरैक्शन, इन सबसे क्वेश्चन होता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस, इन सबसे क्वेश्चन होता है बेटा। तो ड्रग ऑफ चॉइस ये सब एक जगह सेपरेट बना के रख लो। और आप सभी को मैंने क्लास में ये प्रोवाइड भी किया हुआ है रिगार्डिंग डीओसी और इन सबसे रिलेटेड एडीआर, एक जगह सारी इंफॉर्मेशन भी मिली हुई है। इसके अलावा पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल पे भी आपको ये सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड की गई है कि डीओसी, सिंड्रोम, ये सब चीजें, ठीक है, करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट, फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं बेटा। तो इसमें हम टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, डोजेस फॉर्म के बारे में बात करते हैं, एरोजोल, फिर आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात करेंगे, पैकेजिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स जो है बेटा, ये आपको कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, दोनों एक साथ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी में भी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रीवियस वन, ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, एक और चीज, जनरल फार्माकोलॉजी मत भूलना बेटा, जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा और सूटिक्स के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है बेटा, जैसे सार, तो अब फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो फार्माकोलॉजी के साथ साथ में कवर करो, आपको मेडिसिनल में दोनों को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। SAR हो गया, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें, देन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में देखो, नेम रिएक्शंस देखो, स्पेसिफिक आपके जो रिएक्शंस कई बार पूछे गए हैं, इन रिएक्शंस पे आपको ध्यान देना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ध्यान देना है, इम्प्योरिटीज, इससे भी क्वेश्चंस आपके आरआरबी में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। अब आ जाइए फार्माकोग्नोसी में। तो बेटा इसमें मेजरली देखें तो एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स, इन सबसे क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन पाथवेज, ये हम छोड़ के चले जाते हैं, सिकमिक एसिड पाथवे, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे हो गया, मेलोनेट पाथवे हो गए बेटे, अमाइनो एसिड पाथवे, ये जो पाथवेज हैं आपके, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मराइन ड्रग। मराइन ड्रग्स में भी स्पेसिफिकली ही कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कई बार पूछे गए, एरा ए, एरा सी, इन सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, सिटाराबिन, कैराजिनाइन, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। तो बेटा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, इसमें आपको डीएनसी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नंबर 1 पे यही आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो फार्मेसी एक्ट, इससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और अभी लेटेस्ट में आप सभी को पता है कि फार्मेसी एक्ट में कुछ कुछ चेंजेस के लिए बिल भी पास होने वाला है, करेक्ट है। तो इसलिए ये पढ़ के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनडीपीएस एक्ट की अगर बात करते हैं बेटा, तो कब पास हुआ था? 1985। ये इस तरीके से आपको ईयर्स याद रखना है, शेड्यूल्स याद रखने, ए टू लेके कंप्लीट अगर हम देखें तो वाई तक शेड्यूल्स याद रखने। अब इसमें कौन से शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लेटेस्ट अपडेट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। शेड्यूल ओ, शेड्यूल के, ये याद रखिएगा कि डेटॉल को किस शेड्यूल में ट्रांसफर किया गया है। डन। कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि क्या पढ़ाया था मैंने आपको। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, पहले पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, उन्हें पता भी होगा कि शेड्यूल, अगर डेटॉल की बात करते हैं तो डेटॉल को किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ही बताइएगा। एथिक्स, लॉ, राइट, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्लिनिकल ट्रायल है बेटा, क्लिनिकल ट्रायल, आईसीएच गाइडलाइंस, इन सब के बारे में, स्टोरेज कंडीशंस, ये अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल ट्रायल्स फार्माकोलॉजी भी कवर कर देगा, दोनों जगहों पे आपका काम हो जाएगा, करेक्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, PYQs की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। तो डेली प्रैक्टिस करना है आपको 30 से लेके 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। अब देखो PYQs, सपोज 30 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगा रहे हो, 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाए, 20 क्वेश्चन नए लगाओ, ठीक है। 20 क्वेश्चन नए लगाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा PYQs ही उठ के आ जाएगा, है ना। 70% हम मान के चल रहे हैं कि PYQs में आ जाएगा, 30% नए भी तो होंगे। तो इसलिए आपको न्यू MCQs की भी प्रैक्टिस करनी है। 10 आपको रिविजन करना है क्वेश्चंस का। क्या करना है? 10 क्वेश्चंस का रिवीजन भी साथ के साथ करना है। तो डेली आपका ये रूटीन होना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि 30
20, 10 इस तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे, मतलब 50 क्वेश्चन तो अपने आप को करना ही करना है एवरी संडे। अब इसी का डबल कर लो, जब पर डे 50 कर रहे हो तो संडे को एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो प्लस मॉक भी लगाओ। आप लिख करके लिखो 100 क्वेश्चंस लगाओ और मॉक लगाओ, या फिर 100 क्वेश्चंस की डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लो, मॉक वाली फील आ जाएगी आपको, रियल एग्जाम वाली फील आ जाएगी, तो 100 क्वेश्चन डायरेक्ट लगा लो। बाकी जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे उसको एक एक बार करके रिवाइज कर लो, या फिर आपका जो बैकलॉग हुआ है, जो कभी कभी हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कल पढ़ लेंगे, तो वो जो आपने छोड़ा है ना, आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, उसको कंप्लीट करो संडे को। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं रिविजन रूल। रिविजन रूल बेटा हर बार हम लोग बताते तो हैं स्टूडेंट्स को, बस कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हो बेटा। और आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इस कंपटीशन को मत देने जाओ, पैसे वेस्ट मत करो फॉर्म फिल करने में। करेक्ट है? तो रिवीजन कैसे करना है बेटा? डे 1, डे 7 एंड डे 21। ठीक है, तो डे 1 जो भी आपने पढ़ा अगेन हम रिवीजन करेंगे डे 7 पे जाके। वैसे तो आप थर्ड डे पे ही रिवाइज कर लो, लेकिन फिर भी हम एमसीक्यूज पीवाईक्यूज ये सब लगा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। 7th डे पे संडे का आपको टाइम मिल रहा है, उस दिन टाइम निकालो और रिविजन करना स्टार्ट करो, एंड देन 21 डेज पे। ठीक है, तो ये आपको गोल्डन रूल अपनाना है, डे 1, 7, 21। तो इस तरीके से आपका कितने बार रिवाइज होगा एक टॉपिक आप खुद ही समझ लो बेटा, है ना। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके माइंड में बैठ जाती है और यही मेमोरी आपको हेल्प करेगी स्पीड में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा, तुरंत मार्क किया आंसर। सीबीटी टाइम स्ट्रैटेजी 90 मिनट का है बेटा। कितना है? 90 मिनट। तो अब कैसे स्ट्रैटेजी मेंटेन करें? ये स्ट्रैटेजी अब आप कहोगे मैम वो तो एग्जामिनेशन में मेंटेन करना होगा ना, अभी के लिए बताओ। तो बेटा अभी मॉक टेस्ट जो दे रहे हो तो उसको सॉलिड तरीके से मॉक टेस्ट दो। 90 मिनट्स का आपके पास टाइम मिला हुआ है, तो 90 मिनट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। 55 मिनट आपको पूरा बिल्कुल वॉच में टाइम लगाओ, सेट करो टाइमर, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप जो स्टॉप वॉच है वो रिंग करने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप वॉच में टाइम लगाओ। 55 मिनट हमने दिया किसको? फार्मेसी सेगमेंट को दिया। फिर हमने जीके के लिए 10 मिनट दे दिया, साइंस के लिए 10 मिनट दे दिया, रीजनिंग और मैथ के लिए 15 मिनट दे दिया। तो सीबीटी टाइम स्ट्रैटेजी आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 90 मिनट्स की अगर बात करें तो फार्मा सेगमेंट और नॉन फार्मा के लिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। चलिए अब बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अवॉइड दीज मिस्टेक्स। कौन कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है? रीडिंग मल्टीपल बुक्स साइमल्टेनियसली। आप बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे पीडीएफ एक साथ लेके बैठ जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे बेटर है एक सोर्स, वो भी सॉलिड सोर्स होना चाहिए बेटा, वो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन देके जाएगा। ठीक है, एक बुक से अगर आप पढ़ रहे हो और उसको कई बार रिवाइज कर रहे हो तो सिलेक्शन होना तय है। नेक्स्ट बात करते हैं, फार्मेसी सब्जेक्ट को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। फार्मेसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नॉन फार्मा की तरफ भागते चले जा रहे हो। मैंने उसका भी टाइम बताया है कि जो आपका वीक पॉइंट है उसको भी लास्ट वाले जो मंथ है उसमें भी रिवाइज करेंगे। करेक्ट, उस पे भी आना। नेक्स्ट है नो मॉक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते, सिर्फ थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो बेटा एग्जामिनेशन में कोई एकाएक से तो नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा कि आप पूरे क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेसिंग टू मेनी आंसर्स, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना। तो डे 1 से नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करो। और जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो जब YouTube के चैनल पे भी प्रैक्टिस करवाती हूँ बेटा, तो मुझे नहीं कोई बच्चा ऐसा दिखता है, रेयरेस्ट 0.1% रेशियो बता रही हूँ, सिर्फ 0.1% ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन में लगता है कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो स्किप का मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो नहीं क्वेश्चन आ रहा है स्किप करो, नेगेटिव मत करो। और वो आपको डे 1 से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किसी क्वेश्चन पे लग रहा है कि नहीं भाई एलिमिनेशन राउंड के बावजूद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है शायद, तो इसको नहीं टच करते हैं, अभी रहने दो। करेक्ट। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। रिविजन नहीं कर रहे। 1, 7, 21 का फंडा अपनाया हुआ है।
पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को भी हमने ब्रेक कर लिया है। तो रिवीजन करना, रिवाइज करना जरूरी है। अब आप कहोगे कि मैम रिवीजन करेंगे तो फिर नया टॉपिक कैसे पढ़ेंगे? अब इसके लिए सुनो, जब भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनालिसिस किया तो एनालिसिस को एक जगह नोट डाउन करो कि गलती कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, क्वेश्चन आपसे छूट गया, या फिर आपने नॉट नहीं देखा, ऑल ऑफ दी अबव देख के तुरंतली मार्क कर दिया, ये सब कुछ मैटर करेगा वहां पे। ठीक है, डन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट 30 डे प्लान क्या रहेगा? चलिए लास्ट 30 डे के लिए हम देख लेते हैं। कंप्लीट सिलेबस को आपको ट्वाइस, 2 बार एटलीस्ट रिवाइज करना ही करना है 30 दिन की जब ड्यूरेशन रह जाएगी। फिर उसके बाद 15 से 20 फुल मॉक लगाने हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस नहीं, पीवाईक्यूज नहीं, मॉक टेस्ट। ठीक है, 90 मिनट्स के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, 15 से 20। फिर उसके बाद एनालाइज करना है सारे मिस्टेक्स को, जो आपने लिखा था ऑलरेडी, जो मिस्टेक की एक कॉपी बनाई थी उसको एनालाइज कीजिए, क्या हमने इंप्रूवमेंट किया या नहीं किया। प्रिपेयर अ 1 फॉर्मूला एंड ड्रग रिवीजन शीट। एक जहां कहीं पे भी आप बैठ के पढ़ते हो उसके सामने पूरी ड्रग्स की एक प्रॉपर लिस्ट बना लो। ठीक है, मेजर एडीआर्स की लिस्ट बना लो, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करते हैं या कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो वो सारे जितने भी आपके यंग्स फॉर्मूलाज हैं, ये सब, इन सबको एक जगह मेंशन कर लो। ठीक है, कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज एक जगह मेंशन कर लो। कई बार हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं। टी हाफ, ये सब क्या होता है, छोटे छोटे आप पॉइंटर्स बना बना के अपने सामने पेस्ट कर लो, वो भी आपको आते जाते जब भी आप देखोगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करेक्ट। पॉइंटिंग आउट एरर पैटर्न एंड लर्निंग फ्रॉम देम। पॉइंट आउट करो जो भी गलतियां करी हैं और उनसे सीखो कि ये गलती अब नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। करेक्ट। रिवाइज फार्मेसी एक्ट, शेड्यूल्स, एडीआर, क्लासिफिकेशंस, कितने बार? 5 बार एटलीस्ट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं तो क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत मार्क करते हो, है ना, बहुत टाइम आपका बचता है, विद इन 2 सेकंड के अंदर आप आंसर मार्क कर देते हो, है ना। और ये प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी यूट्यूब सेशन में किया हुआ है, 2 सेकंड के अंदर बच्चे आंसर कर देते हैं तुरंत। अब बात करते हैं रेफरेंस बुक्स क्या होने चाहिए। देखिए रेफरेंस बुक भी जानना जरूरी है। केडी त्रिपाठी, ये आपका फार्माकोलॉजी के लिए हो गया, बेस्ट है। लेकमैन की अगर बात करते हैं बेटा, फार्मास्यूटिक्स के लिए रेफर करो। चटवाल की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए, या फिर फोए वाली बुक है जो कि हम मेडिसिनल के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना, फोए सर वाली। देन ट्रीज एंड इवेंट्स, सीके को काटे, इनकी अगर बात करते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी के लिए रेफरेंस बुक होती है। अब आ जाओ फार्मा पल्स। तो बेटा फार्मा पल्स का जो टॉपर्स टॉनिक है, ये जो आप बुक्स यहाँ पे देख रहे हो, इन बुक्स का ही कह सकते हो आप समावेश कहाँ पे देखने को मिल रहा है? फार्मा पल्स में, टॉपर्स टॉनिक में। तो यहाँ पे आपको ये सारी बुक्स को मर्ज करके ये दिया गया है। करेक्ट। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सॉलिड कोई बुक पढ़ो और उस बुक के थ्रू अपना जो कह सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर बेटा उसको सुनिश्चित करो। ठीक है। प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस भी एनालिसिस करने हैं आपको, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नॉन फार्मा सेगमेंट की तरफ कि मैम नॉन फार्मा के लिए भी थोड़ा सा बता दो। तो ल्यूसेंट का जीके का बुक आता है बेटा, इसको आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की साइंस काइंड ऑफ जो होती है, अब ये सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, नॉन फार्मा की प्रैक्टिस आपको करनी है। या फिर आप नॉर्मली आज की डेट में अगर आप इतने सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, उनसे भी अगर आप क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करने लग जाओगे तो भी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट। आरएस अग्रवाल की रीजनिंग वाली बुक है, फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक, जिसमें कि आपको मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें बताना हमारा काम है, लेकिन आपको शॉर्ट भी फंडा आपको बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट है, डन। अब आ जाओ नेक्स्ट, फाइनल सक्सेस फॉर्मूला क्या है। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे आप लोगों को बताई गई हैं बेटा, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानना जरूरी है। नोट्स बना लो, अपने नोट्स लास्ट मोमेंट पे बेटा 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं चलाओगे, ठीक है, तो अपने खुद के नोट्स पढ़ते पढ़ते बनाओ उसको, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज आरआरबी में
आपका काम आ रहा है, कल को कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आएगा, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थर्ड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, आप उसके लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो उस एग्जामिनेशन को, तब भी वो काम में आएगा, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी नोट से। पीवाईक्यू सॉल्व किया, रिवीजन कर लिया, देन मॉक टेस्ट देते रहे, देन एरर एनालिसिस, फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन अगर आप डेडिकेटेड कह सकते हो कि अपना टाइम अगर आप दे रहे हो, जो आपको मंथ मिल रहा है, किसी एग्जामिनेशन में ईयर मिल रहा है, ठीक है, तो जो मंथ मिल रहा है बेटा, उसमें अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रॉपरली प्लान्ड वे में अगर लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। वन फोकस्ड ईयर ऑफ प्रिपरेशन कैन गिव यू डिकेड्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट करियर। तो बेटा ध्यान देना कि आज की मेहनत ही आपकी आगे जाके आपके सपनों की पहचान होगी, आपको एक उड़ान देगी। तो आज मेहनत कर लो, और मैंने आपको यही बोला कि कोई भी मोटिवेशनल लाइन जो आपको मोटिवेट करती हो, वो अपने स्टडी टेबल के आगे उसको जरूर से पेस्ट कर लेना। डेफिनेटली बेटा, अगर हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन में पावर होती है, बिल्कुल होती है, उसकी तरफ हम मेहनत करने के लिए डेली बाय डेली अपने आप को जगाते हैं, कहते हैं कि हाँ हमें मेहनत करनी है। अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूं कि इस पर्टिकुलर बोर्ड पे मुझे ये बताओ कि ब्लू कलर कहाँ पे है, अगर मैं आपको ये बोलूं ब्लू कलर कहाँ पे है, ठीक है, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस ब्लू कलर को खोजेगा। वो आपको साइड बाय साइड येलो व्हाइट ये कलर्स नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर ही आप खोज रहे होगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो भाई कि ब्लू कलर कहाँ पे आपको दिखाई दिया था, ठीक है। चलिए इसी के साथ में आप सभी के लिए फिर से अलविदा करते हैं बच्चों, और मुलाकात होगी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।